किसी ने कमाल की बात कही कि मैं सही फैसला नहीं लेता, मैं फैसला लेता हूँ, उसके बाद उन्हें सही साबित कर देता हूँ। और ये बात कही है भारत के रत्न रतन टाटा साहब ने। रतन टाटा एक उद्योगपति, एक दूरदर्शी, एक मास लीडर और एक ऐसे व्यक्ति जिसने न केवल कंपनियां बनाई बल्कि ऐसे सपनों को भी साकार किया जिसने भारत को एक वैश्विक शक्ति में बदल दिया। एक असाधारण जीवन जिसने लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित किया, व्यापार, परोपकार और राष्ट्रीय गौरव की सीमाओं को पार कर आम जन के बीच अपनी पहचान बनाई। तो चलिए आज जानते हैं भारत के रत्न रतन नवल टाटा के जीवन से जुड़ी सभी बातों को। 28 दिसंबर 1937 को बंबई में जन्मे रतन नवल टाटा ने अपनी ही जन्मभूमि में 9 अक्टूबर 1924 को अंतिम सांस ली। जन्म तो काफी नामी परिवार में हुआ, गुजरात के सूरत में रहने वाली कारोबारी फैमिली में। लेकिन जन्म के बाद ही माता पिता में ऐसा विवाद हुआ कि दोनों अलग हो गए। फिर दादी ने उनका पालन पोषण किया, अच्छी पढ़ाई की, विदेश में भी पढ़े। इनका पूरा नाम रतन नवल टाटा था, पिता का नाम नवल टाटा था और माता का नाम सोनू टाटा। बताया जाता है कि इनके माता पिता के बीच तलाक हो गया था, इसीलिए इनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। इस तरह दत्तक पुत्र के तौर पर उनकी परवरिश हुई थी। वही रतन टाटा के पिता नवल टाटा ने सिमोन टाटा से दूसरी शादी की थी। इसीलिए रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है जिनका नाम है नोएल टाटा। रतन टाटा ने शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैंपियन स्कूल और जॉन कॉनल स्कूल में की थी। इसके अलावा अमेरिका की कार्नेल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई साल 1962 में की थी। आखिर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1975 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया था। आइए जानते हैं रतन टाटा के संघर्ष के बारे में। रतन टाटा एक बिजनेस घराने से थे। पढ़ाई के बाद उन्हें साल 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी यानी कि नेल्को में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। जब कारोबार शुरू करने की बात आई तो फिर से कठिन हालात से गुजर रही कंपनी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। जब उन्हें ये कमान सौंपी गई उस वक्त कंपनी बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। लेकिन इससे मुंह मोड़ने के बजाय रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर नेल्को कंपनी को इस झटके से उबारा, बल्कि 20% तक हिस्सेदारी बढ़ाने में भी सफल रहे। हालांकि उस समय इमरजेंसी और आर्थिक मंदी से कंपनी को काफी नुकसान हुआ था। फिर 1977 में टाटा को यूनियन की हड़ताल का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बाद में नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी थी। कुछ महीने बाद ही रतन टाटा को कपड़ा मिल इम्प्रेस मिल्स की जिम्मेदारी दी गई। ये कंपनी भी उस समय घाटे में थी। आखिरकार इसे भी बंद करना पड़ा था, लेकिन रतन टाटा ने कभी हार नहीं मानी। कहा जाता है कि रतन टाटा कंपनी कभी बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा था। अब भले ही जिन दो कंपनियों की कमान उन्हें दी गई थी उन्हें बंद करनी पड़ी, लेकिन इस बीच रतन टाटा की काबिलियत उनके परिवार को समझ में आ गई थी। जितने बुरे हालात में भी उन्होंने कंपनी को काफी हद तक ऊपर उठाया था, उसे देखते हुए JRD टाटा ने साल 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज के उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। उस समय तक इनके पास ज्यादा अनुभव नहीं था, इसीलिए विरोध भी हुआ, यानी ये भी उनके लिए मुश्किल का दौर था। लेकिन टाटा सच में एक अनमोल रतन थे। उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। साल 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज व इसकी अन्य कंपनियों के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। इसके बाद ही टाटा ग्रुप हमेशा आगे बढ़ता गया। इनकी अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने अपने कई प्रोजेक्ट स्थापित किए और देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी उन्होंने टाटा ग्रुप को नई पहचान दिलाई। कहते हैं एक बार रतन टाटा अपनी कार
कार से कहीं जा रहे थे, तब बरसात में स्कूटर पर बैठी एक फैमिली को देखा और 2008 में टाटा नैनो को लॉन्च किया, जो उस समय दुनिया की सबसे सस्ती कार थी, जिसका मकसद था कि हर भारतीय के पास खुद की कार हो, जिसे उन्होंने मात्र 1 लाख रुपए की कीमत पर लॉन्च किया। रतन टाटा के निर्देशन में कंपनी ने महंगी गाड़ियों में से एक जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण भी किया और महंगी कारें भी बनाई। साथ ही रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार भी बनाई, जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं था। लाख टकिया यानी लाख रुपए में कार लेने के सपने को भी रतन टाटा ने साकार किया। रतन टाटा की महज 1 लाख रुपए की लागत वाली नैनो कार को दुनिया की सबसे सस्ती कार बताया गया। 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा टाटा ग्रुप के सभी कार्यकारी जिम्मेदारियों से रिटायर हो गए थे। इसके बाद साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियां सौंपी गई। हालांकि रतन टाटा रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव थे और काम कर रहे थे। रतन टाटा ने अपने 21 साल के कार्यकाल में कंपनी को उस शिखर तक पहुंचाया जहां जाने के लोग सपने देखते हैं। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी और उसके बाद टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी। ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था, लेकिन रतन टाटा ने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। आलम ये आ गया कि उन्होंने पहली कार कंपनी को बेचने का फैसला किया। कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। उस समय रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के बीच घंटों देर तक मीटिंग हुई। रतन टाटा की हालत को देखकर बिल फोर्ड ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। फोर्ड ने यहाँ तक कह दिया कि जिस कारोबार के बारे में आपको जानकारी नहीं, उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया। आखिर में तो फोर्ड ने हद कर दी और कह दिया कि ये कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये आखिरी शब्द सुनकर रतन टाटा वहां से बाहर निकल आए और कंपनी बेचने के फैसले को कैंसिल कर दिया। उन्होंने डील भी खत्म कर दी और शुरू किया उसी टाटा इंडिका कार प्रोजेक्ट पर फिर से काम। उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की, मार्केट में क्या चल रहा है, लोग क्या चाहते हैं, फिर उसे फिर से लॉन्च किया। फिर वही टाटा इंडिका ने सफलता की नई बुलंदियों को छू लिया और रतन टाटा लगातार आगे बढ़ रहे थे और वहीं फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया। साल 2008 तक आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आ पहुंची, लेकिन 2008 में रतन टाटा ने जैगुआर और लैंड रोवर को फोर्ड से खरीदा और यह अधिग्रहण भारतीय व्यापार इतिहास का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया। अपनी समाज सेवी से जाने वाले रतन टाटा ने अपनी संपत्ति का लगभग 66% हिस्सा टाटा ट्रस्ट को दान किया है, जो भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। साल 1991 का वो दौर जब भारतीय अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही थी, ठीक उसी समय देश में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आई और यह वही समय था जब देश की बड़ी उद्योग कंपनी टाटा समूह की बागडोर रतन नवल टाटा ने संभाली थी। इसीलिए वे दुनिया के सबसे परोपकारी व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। रतन टाटा ने 100 से अधिक कंपनियों को टाटा समूह के अंतर्गत एकीकृत किया, जिसमें टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। यही ही नहीं, उन्होंने कई बड़ी विदेशी कंपनियों जैसे जैगुआर, लैंड रोवर और टेटली का अधिग्रहण भी किया। वैसे तो रतन टाटा फिल्मों से बहुत दूर थे, लेकिन उन्होंने 2004 में आई फिल्म एतबार को प्रोड्यूस किया। उनका योगदान केवल औद्योगिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि कला और सिनेमा में भी है। रतन टाटा का पशु प्रेम दुनिया से छिपा नहीं है। बताते हैं कि उनका कार्यालय और घर में कई आवारा कुत्ते रहते हैं, जिनकी देखभाल वे खुद करते थे। चाहे 2004 की सुनामी हो या 2020 का कोविड-19 महामारी, रतन टाटा ने हर संकट के समय बड़ी मात्रा में धन और संसाधन दान किए। कोविड के दौरान उन्होंने लगभग 1500 करोड़ रुपए राहत कार्यों के लिए दान किए।
रतन टाटा ने हमेशा नैतिकता और ईमानदारी को अपने व्यावसायिक सिद्धांतों में सबसे ऊपर रखा। जब 2008 में 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों में उनके होटल ताज को नुकसान पहुंचा, तो उन्होंने सभी कर्मचारियों को उनके वेतन के साथ नौकरी पर बनाए रखा और पूरी तरह से होटल का पुनर्निर्माण किया। रतन टाटा की कुल संपत्ति अरबों रुपए की थी, लेकिन वे कभी भी फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में शामिल नहीं हुए। इसका मुख्य कारण यह है कि उनकी अधिकांश संपत्ति टाटा ट्रस्ट के अधीन है, जो परोपकारी कार्यों के लिए समर्पित है। रतन टाटा एक सफल उद्योगपति नहीं थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी सादगी, दूरदर्शिता और समाज के प्रति संवेदनशीलता से न सिर्फ भारतीय उद्योग को बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दी। उनके विचार हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे।